वो बचपन में गेम खेला है क्या? फायर इन द माउंटेन रन रन रन, फायर इन द माउंटेन रन रन रन। तो वैसे क्या हो गया कि फायर इन द गोडाउन हो गया, और गुड्स के पास पैर नहीं है तो वो रन रन नहीं कर पाया क्योंकि वो भाग नहीं पाया तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे और बारिश का मजा ले रहे हो अगर आप मुंबई से हो और यहाँ पे दिल्ली से हो। तो इसी बात पे लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर किए थे। इस बार हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे। अगेन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि हम फुल सम सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम जो है सिर्फ डिस्कस कर लेंगे पोस्टिंग्स ओरली, और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो हम सॉल्व करके करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 पहले। और क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ना हमेशा जरूरी है। ओके, सो लेट्स रीड इट। From the following trial balance of Mr. Piyush and Mr. Arun, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. So trial balance दिया है as on 31st March 2019 और नीचे एडजस्टमेंट्स दी है जिनको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी काफी सिंपल सम है। मैं क्या करूंगा, आपको सारे जो लाइन आइटम्स है ट्रायल बैलेंस के उसका हम सिर्फ डिस्कस कर लेंगे, और नीचे एडजस्टमेंट जो 5 है उसमें से जो रिपीटेटिव है, जो पिछली बार हमने ऑलरेडी किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। वो आप वही लॉजिक लगाना जो पिछले हमने लेक्चर में देखा था। ये टाइम हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स करेंगे। हम कौन से एडजस्टमेंट्स करेंगे वो हम जब भी एडजस्टमेंट्स के बाहर आएंगे तब भी हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस रन थ्रू करते हैं और देखते हैं कहां पे जाता है कौन सा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सब एक्साइटेड हो? कम ऑन गाइस। स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, ये क्या होगा गाइस? ओपनिंग स्टॉक होगा। यस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st मार्च 2019, सो ये जो स्टॉक 1/4/2018 का है वो होगा ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ आपको अगर चाहिए तो। यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग डेबिट। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या लिखा है बताए? परचेजेस सैलरीज लिखा है, लेकिन वो सैलरीज मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि आप नीचे देखोगे ना नेक्स्ट पॉइंट में वहां पे सैलरीज लिखा है, तो उनको एक्चुअली सैलरीज नीचे लिखना था लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली है परचेजेस। परचेजेस कहाँ जाएगा गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अभी आप टीआर डीआर नहीं लिखूंगा पूरा, मैं टीडी टीडी लिखूंगा। ठीक है, टीडी टीडिंग 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 टीडिंग। ठीक है, टीआर। नेक्स्ट वन सैलरी। सैलरीज कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस कहाँ जाएगा? टीडिंग 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 टीडिंग। कैरेज कहाँ जाएगा? टीडिंग 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 टीडिंग। रॉयल्टीज कहाँ जाएगा? टीडिंग 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 टीडिंग। फ्रेट कहाँ जाएगा? टीडिंग 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 टीडिंग। ये आपको समझ रहा है ना? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कर लिया था जिसमें हमने स्पेसिमेन के बारे में बात किया था। ठीक है, तो वो स्पेसिमेन में मैंने ये सारी चीजें कवर कर ली है, और प्लस में पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी मैंने कवर कर ली है। तो ये तब का थर्ड रिवीजन है, इसके लिए टीडिंग टीडिंग करके ही करना पड़ेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पीडी। इसका मेरे को रिदम नहीं आ रहा, मत पूछो। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स इज आवर बैलेंस शीट असेट टाइप। फिर फर्नीचर इज बैलेंस शीट असेट साइड। लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज अगेन असेट, बैलेंस शीट असेट साइड। इन्वेस्टमेंट इज बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में 3 ईयर देके आपको क्या समझ में आता है? जो हमने पिछले टाइम देखा था। हाँ, पिछले टाइम लिखा था ना एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स, ये है इसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स। ये हम डिस्कस करेंगे। बट एडवर्टाइजमेंट एज अ खर्चा कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक, वो हम यहाँ पे लिख के रखते हैं, कोई नहीं। बैड डेट्स तो अपने को सबको पता है, बहुत बड़ा रामायण हुआ था पिछले लेक्चर में। Bad debts is P&L account debit side. Discount allowed is P&L account debit side. Cash in hand is asset side. Bank at asset side. Fixed deposit asset side. फिर दूसरी जगह पे आप जाओगे कैपिटल अकाउंट
ये आएगा लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, सेंट्री क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन इनकम, इसके बारे में हम बात करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, सेल्स इनकम, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये पीएनएल के इनकम में जाएगा। ठीक है, दो चीजें है जो मेरे को आपको बतानी है, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसके बारे में हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं अभी। ओके, नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है आपको सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ सेविंग्स है तो हम वो सेविंग्स जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और वो बैंक अपने को इंटरेस्ट देगा। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग्स भी होते हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट भी होते हैं। सेविंग्स मतलब क्या, आप उसको रेगुलर यूज में ले सकते हो, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट का वैसा नहीं होता। फिक्स्ड डिपॉजिट एक बार आपने डाल दिया तो आप वो अमाउंट को एक पर्टिकुलर पीरियड तक नहीं निकाल सकते, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अभी मैंने ऐसे नहीं निकाल सकते मतलब कि आप रिजिडिटली नहीं निकाल सकते, नहीं, आप निकाल सकते हो, लेकिन फिर उसमें कुछ पेनल्टी लगेगा, ये वो लगेगा, और बैंक कुछ पैसा काट के अपने को देगा, मतलब दैट इज नॉट बेनिफिशियल टू अस। सो जनरली लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या, एक बार रख दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट फिर छोड़ दिया उसको। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसके लिए हम इसको असेट मानेंगे। इसके लिए मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट के बाजू में देखो बच्चों क्या लिखा है, असेट साइड। ठीक है, इट इज एन असेट फॉर अस, ओके, एज इन इट इज एन असेट फॉर द फर्म। कूल, उसके ऊपर अपने को एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, वो वाला इनकम है। ठीक है, so it is not related to trading, as in it is not related to goods coming in, going out, or regular manufacturing. This is a type of investment which we have made. So on this investment we will receive something. That is why this is not going in trading account, this is going in profit and loss account, income side. Fair? See here I have written profit and loss, income side. Okay, next is bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन बट इट इज नॉट एक्चुअली अ लोन। अभी ये क्या कंफ्यूजन हो गया, मैं आपको बताता हूँ। लोन मतलब क्या होता है, हम पेपर वगैरह सबमिट करते हैं, फिर लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं, फिर हमको समझो लोन चाहिए हमको 10 लाख रुपीस का, तो हमने लोन उठाया 10 लाख रुपीस का। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, वो 10 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये वो ऐसा होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होगा कि आपका एक अकाउंट होगा जिसमें आप पॉजिटिव बैलेंस भी रख सकते हो, नेगेटिव बैलेंस भी रख सकते हो। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, बैंक का मतलब ही लोन होता है, करेक्ट, बट आप नेगेटिव एक लिमिट तक खींच सकते हो उसको, और आप उसी में पॉजिटिव भी डिपॉजिट कर सकते हो अमाउंट, और पॉजिटिव पे आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट से थोड़ा कम मिलेगा, उसको ओडी अकाउंट बोलते हैं, उससे कम मिलेगा, और आप उससे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये जो लिमिट है ये बैंक ऐसा फ्लेक्सिबल अलाउ करता है, और ये लिमिट रखता है बैंक कि इतना तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो। लोन जनरली हायर अमाउंट के लिए होता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। ओवरड्राफ्ट जनरली स्मॉल अमाउंट के लिए होता है, 5 लाख वगैरह। ओके, तो वो डिफरेंस है ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन में, उसको टर्म लोन बोलते हैं जो नॉर्मल लोन है। ओके, इजी, हमारा पोस्टिंग यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो एडजस्टमेंट्स हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, वो एडजस्टमेंट्स रिपीट करके मतलब नहीं है, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक। ठीक है, हम सिर्फ अभी न्यू एडजस्टमेंट जो है उनको ट्राई करेंगे। ओके, डन। स्टॉक इन हैंड ऑन 31st of March 2019 was कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। एक्चुअली क्या होता है पता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, उसका नाम है AS2। AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। वो क्या बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट अ फिगर which is cost price or market price, whichever is lower। ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, वो क्या बोलता है कि वी हैव टू रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक एट अ वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is lower। दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट है उस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अभी हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रूडेंस। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है गाइस, क्लोजिंग स्टॉक वो टाइप का स्टॉक होता है जो हम अगले साल में जाके बेचेंगे। ठीक है, तो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉर्ड इट करेक्टली इन द करंट ईयर, बिकॉज हम जो वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैल्यू पे अगले साल वो सेल हो। हम उसको ओवर वैल्यू करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते,
क्योंकि हमने अगर ओवर वैल्यू करके करंट ईयर में रिकॉर्ड कर लिया और अगले ईयर में जाके पता चला कि ये तो उतने में बिकेगा ही नहीं, तो करंट ईयर के लिए तो वो खोटा प्रॉफिट हो जाएगा ना, मतलब उतने अमाउंट का हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, तो उतना अमाउंट प्रॉफिट में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि करेक्ट अमाउंट आने के लिए हम ये देखेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में वो प्रोड्यूस हुआ है या कितने में हमने वो परचेस किया है। तो करंट एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 40,000 इज आवर कॉस्ट प्राइस, मतलब हमको ये जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 40,000 में पड़ा। ओके, लेकिन हम देखेंगे मार्केट प्राइस इज 35,000, मतलब टुमारो इफ वी गो टू सेल दिस स्टॉक वी विल सेल दिस स्टॉक ओनली फॉर 35,000। सो आप अपने दिल पे हाथ रखो बच्चों, और दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या ये स्टॉक को हम 40,000 पे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे हम उसको, क्योंकि ये स्टॉक अगर हमने 40,000 पे रिकॉर्ड किया तो गलत हो जाएगा। अगले साल जाके हमको 35,000 में ही ये स्टॉक बेचने वाले, तो करंट ईयर के लिए हम 5,000 से ओवर वैल्यू कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। आप दिल से हाथ निकाल सकते हो अनलेस आपको दिल की कोई प्रॉब्लम है। ओके, सो नाउ 5,000 से वो स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाएगा करंट ईयर। इसके लिए हम हमेशा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे ही वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर आप मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि भाई अगर मार्केट प्राइस ही ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हम फिर मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? क्योंकि मैंने जो अभी लॉजिक बोला वो लॉजिक से क्या हम कंक्लूजन निकालते हैं, शायद अगले साल में जाके हम वो मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं। इसके लिए हमने उसको लोअर पे किया, विच इन दिस केस लोअर इज द मार्केट प्राइस विच इज 35,000 रुपीज। ओके, so why don't we consider a higher price of market value when market value is given? मतलब हम मार्केट वैल्यू क्यों कंसिडर नहीं करते हैं जब मार्केट प्राइस ज्यादा दिया होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस की जगह मार्केट प्राइस 40,000 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट प्राइस 40,000 होता और कॉस्ट प्राइस 35 होता, तो आप मेरे लॉजिक के हिसाब से बोलोगे कि भाई 40,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए कि अगले साल उतने में बेचने का है। नहीं, वैसा नहीं। उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं पता है, हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉस्ट के ऊपर वैल्यू कर रहे हैं। वो भी सही नहीं है कि हम उसको कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करें, क्योंकि करंट ईयर में तो अपने को इतना ही खर्चा पड़ा है, उतने खर्चे से ही हमारा क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 35,000 का है। 40,000 तो अगले साल बेचेंगे तो हम तभी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। करंट ईयर में आप 40,000 लाके इन अ वे 5,000 का प्रॉफिट करंट ईयर में बुक कर रहे हो, बट एक्चुअली वो प्रॉफिट पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर है। इसके लिए हम 40,000 नहीं यूज करें। इसके लिए बेसिकली ये रूल बोला है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओके, सो नाउ सो कितने पे रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000 and 35,000 whichever is lower that is equal to 35,000। ओके, और ये 35,000 पे हम रिकॉर्ड करेंगे और इसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे, एक जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, दूसरा इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डन, वेरी इजी ना। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं, हल्का सा ट्रिकी है लेकिन हम कर देंगे सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ₹1200 स्टिल रिकवरेबल। ओके गाइस, so let's make one P&L। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपको पूरा वर्डिंग्स लिखा है जैसे मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में। एंड लेट्स मेक वन बैलेंस शीट। मेरे को लाइन मारने नहीं आती, इसका मतलब मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट P&L एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1200 रुपीज अमाउंट है वो स्टिल रिकवरेबल है, दैट इज व्हाट एडजस्टमेंट नंबर 2 says। ओके, नाउ there is some amount which is already given in the profit and loss account which is interest on fixed deposit ₹1000। ठीक है, सबसे पहले हमने जैसा अभी देखा उसका तो हम पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, P&L के इनकम साइड में मैंने आपको बोला था आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन FD। कितना अमाउंट था गाइस 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1200 रुपीज का स्टिल रिकवरेबल है, 1200 रिकवरेबल है।
इसका मतलब क्या हो गया पता है, कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमने 1000 रुपीज का जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमको मिल गया, इसके लिए हमने वो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बट 1200 का इनकम ऐसा है कि हमको मिला नहीं है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट बैंक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देगी, जैसे 1 ईयर के बाद देगी या ऐसा कुछ, लेकिन वो हमारा अक्रू हो गया। अक्रू का मीनिंग आपको पता है, मैं बताता हूँ। अक्रू मतलब क्या, कि हमने उतने टाइम के लिए ये एफडी रख दिया, हमने उतने टाइम के लिए ये एफडी रख दिया, और उतने टाइम में हम लोग को 1200 का इनकम आना था, लेकिन वो हमको इनकम नहीं आया, क्योंकि बैंक क्या करेगी, सिर्फ उतने टाइम के बाद का इनकम नहीं देगी, बैंक एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रुकेंगी, जैसे 1 ईयर और समथिंग, एंड देन साथ में पैसा देगी, सब मिला के पैसा देगी पूरा 1 ईयर का। लेकिन अगर मैं एज ऑन 31 मार्च देखूं, तो 31 मार्च के दिन तक तो मेरे को 1200 आना था, तो मैं एज अ बिजनेसमैन ये इनकम रिकॉर्ड करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा करंट ईयर का इनकम है, तो करंट ईयर का इनकम हमेशा करंट ईयर के बुक्स में ही जाएगा। ओके, इसके लिए ये 1200 हम रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक अपने को बाद में देगा तो हम बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे, बैंक अपने को मोस्टली अगले साल दे देगा ये 1200 प्लस अगले साल का जो भी इंटरेस्ट है वो। बट करंट ईयर में तो नहीं आया है, करंट ईयर में तो उसके ने नहीं दिया है, बट उसको देना है अपने को, ठीक है। तो हम ये 1200 का इनकम रिकॉर्ड करें। सबसे पहले आप जब मेरा ये लास्ट लाइन सोचोगे कि हम ये 1200 का इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि 1200 रुपीज इज आवर करंट ईयर्स इनकम, सो इट विल गो इन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, करेक्ट। तो जो 1000 है ना, उसमें हम ये ऐड कर देंगे, समझे बेटू। ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, मेरा अगर स्पेलिंग गलत है तो प्लीज मेरे को कमेंट में कोई गाली नहीं चाहिए। 1200 2400, ओहो वाह आकाश, क्या कैलकुलेशन है। सो 2200 रुपीज जो है वो हमारे आउटर कॉलम में आ जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा एक इफेक्ट, हमने क्रेडिट में ऐड कर दिया, सो ये हुआ हमारा क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट हम कौन सा देंगे, डेबिट इफेक्ट देंगे। अभी ये क्या है, ये अमाउंट अपने को मिलना चाहिए था लेकिन अपने को नहीं मिला, तो दैट मीन्स इट इज आवर असेट। ओके, सो ये जाएगा असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के असेट साइड में हम यहाँ पे कहाँ पे तो आके लिखेंगे, ऊपर हमने मतलब यहाँ पे हमने असेट्स लिख दिए होंगे, यहाँ पे हमने सारे असेट्स लिख दिए होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक हमने जो अभी देखा ना, कितने पे वैल्यू किया था गाइस हमने, 40 नहीं 35,000, एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कितना अमाउंट आएगा 1200। ओके ओके गाइस, सो हम नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5%, ये हमने ऑलरेडी कर चुका है क्वेश्चन नंबर 1 में, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। देन उसके बाद जो है डेप्रिशिएट फर्नीचर 5%, ये हमने कर दिया है, सो अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग इट। I will go to the next one which I want to discuss, and I want to discuss in detail, which is goods of rupees 8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 6,000 only. Okay, so हम आते हैं अपने फॉर्मेट में एंड देन ये एडजस्टमेंट पे टूट पड़ते हैं गाइस, टूट पड़ते हैं। ये एडजस्टमेंट के लिए हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए होगा, तो मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, ठीक है। ओके गाइस, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 8,000 के जो हमारे गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं और उसमें से 6,000 का हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला है, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बताता हूं अभी एक चीज, कितने का गुड्स था 8,000 के, फायर से डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, चीटिंग। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, इंश्योरेंस क्लेम इज एडमिटेड, मिला नहीं, ठीक है, एडमिट हुआ है 6,000 का। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। तो गुड्स का क्या है, वो बचपन में गेम खेला है क्या, फायर इन द माउंटेन रन रन रन, फायर इन द माउंटेन रन रन रन, तो वैसे क्या हो गया कि फायर इन द गोडाउन हो गया और गुड्स के पास पैर नहीं है तो वो रन नहीं कर पाया क्योंकि वो भाग नहीं पाया तो डिस्ट्रॉय हो गया,
ठीक है, अगेन बैड जोक लेकिन चलता है, ठीक है, सहन कर लेना। ओके नाइस। गुड्स अगर जल गया या किसी ने चोरी कर लिया या कुछ और हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्लेम देगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ये सारा अपना लॉस जो है वो इंश्योर कर देंगे, ये अपना लॉस होने से बचाएगी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का ना एक उसूल है, वो उसूल क्या है मालूम है? क्योंकि वो कभी भी पूरा पैसा नहीं देती ये उसूल का लॉजिक किसी को भी नहीं समझा है, लेकिन ठीक है चलेगा, नहीं देती तो नहीं देती। इसके लिए हम ये देखेंगे टिपिकल एग्जांपल कि सर 8,000 का गुड्स अगर सेल हुआ तो सर 6,000 रुपए क्यों मिला? ऐसी है भाई, ऐसी होता है, इंश्योरेंस कंपनी कभी पूरा पैसा नहीं देगी। अगर पूरा पैसा दे रही है तो वो सिर्फ बुक के लिए, एग्जाम्पल के लिए। ये मेरा ये पत्थर पे पत्थर की लकीर है, ठीक है, और मेरे सिर को पत्थर मत बोल। ओके सो 8,000 में से 6,000 अमाउंट है, उतना ही अमाउंट अपने को मिला है या फिर मिलने वाला है, उतना ही अमाउंट एडमिटेड है। आई एम सॉरी, उतना अमाउंट मिला नहीं है, दैट मच अमाउंट इज एडमिटेड। ओके सो we will receive that amount in future year. As of 31st March we have not received it. Okay, so what does that means? That means कि 2,000 का अपने को पड़ गया है फटका, 2,000 का अपने को पड़ गया है फटका। सर क्या फायदा हुआ इंश्योरेंस लेके, क्या फायदा हुआ? अरे बेटा 8,000 का लॉस होता था, नहीं तो एटलीस्ट हमने 6,000 तो बचा लिए, 2,000 का ही अपने को लॉस हुआ, यही फायदा हुआ इंश्योरेंस से और कुछ नहीं। ओके गुड्स जब भी बाहर जाते हैं ना, गुड्स जब भी बाहर जाते हैं तभी उसका इफेक्ट क्या आता है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आता है। मैंने आपको बोला था, याद है, कि इधर गुड्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, मिसअप्रोप्रिएटेड, थेफ्ट, डैमेज, बहुत जो भी हो रहा है गुड्स के साथ, अगर गुड्स बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। ये सिचुएशन में क्या गुड्स बाहर जा रहा है? यस गुड्स बाहर जा रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। कितना अमाउंट आएगा? फुल 8,000, क्योंकि 8,000 अमाउंट के गुड्स बाहर जा रहे हैं, बरोबर। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देता हूँ बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हैंड राइटिंग को कोई गाली नहीं देगा, सब अपने अपने मन में रखेंगे गालियां। ओके नेक्स्ट, ये हुआ हमारा एक क्रेडिट इफेक्ट, 8,000 रुपीज का क्रेडिट इफेक्ट हुआ हमारा। ओके नाउ 6,000 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 6,000 क्या है? 6,000 जो अमाउंट है वो अपने को इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है बट अपने को मिला नहीं है, अपने को मिलना है बट अपने को मिला नहीं है, अपने को मिलना है बट अपने को मिला नहीं है। यस मतलब ये असेट है, तो हम इसको लिखेंगे असेट साइड में। ये आएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 6,000। ये हुआ डेबिट इफेक्ट हुआ 6 का, 8,000 का क्रेडिट हुआ, 6,000 का डेबिट हुआ, मतलब बचा क्या? 2,000 का डेबिट जो है लॉस अमाउंट। अब ये लॉस कहाँ पे जाएगा? ऑफ कोर्स पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ये लॉस है, तो ये लॉस जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में टू लॉस ऑन फायर, लॉस बाय फायर, बाय है ये, किसी को बोलना नहीं, 2,000। तो डेबिट में ये 2 प्लस ये 6 दोनों मिलो के 8,000 हो गया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया, और ये हो गया 8,000 का हमारा क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है कूल, बहुत बढ़िया। तो हम ये लेक्चर में सिर्फ ये 3 एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए। ओके एक है हिडन एडजस्टमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में लिखा है फॉर 3 इयर्स, मैं आपको बताता हूं स्क्रीन पे। यस देखो, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स इज 30,000, ये वाला एडजस्टमेंट है। अभी इसका इफेक्ट कैसे आएगा? ओके वापस हम जाएंगे हमारे पीएनएल में, कितना अमाउंट है देख लेना पहले, 30,000। ठीक है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट कर देंगे अपने नादान बच्चों जैसे। क्या करेंगे? पोस्ट टू एडवर्टाइजमेंट
30,000, बट हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, और अपने को करंट ईयर का कितना साल होता है, नहीं समझा जो, करंट ईयर का कितना साल, 1 साल होता है, करंट ईयर का कितना साल ऐसा कुछ नहीं होता, 1 ईयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट अमाउंट इज रुपीज 30,000 and this is for 3 years. So how much will be for 1 year? Rupees 10,000. Okay. So 10,000 है, मतलब 20,000 नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो 9 मंथ्स के लिए था, याद है, एडवर्टाइजमेंट 4,500, फिर हमने उसे 1,500 ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको वो क्या था, आउटस्टैंडिंग था कि 9 मंथ्स का ही पे किया था, लेकिन हमको 3 मंथ्स का भी हमने पे नहीं किया था, बट हमने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था क्योंकि उतने मंथ्स का एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है। इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट केस है, 30,000 रुपीज वी हैव पेड एंड वी हैव पेड इट फॉर 3 इयर्स, बट करंट ईयर का खर्चा ही आएगा करंट ईयर में, so only expense related to current year, which is 10,000 only, will come in the current year. So obviously we will reduce 20,000 from this. We will reduce prepaid 20,000 और यहाँ पे 10,000 आएगा आउटर कॉलम में, ठीक है। ये 20,000 का एक इफेक्ट दे दिया हमने। ये क्या इफेक्ट दिया, ये हमने एक्सपेंस से कम किया, मतलब डेबिट से कम किया, मतलब हमने क्रेडिट इफेक्ट दिया। नेक्स्ट इफेक्ट अपना होगा इससे रिलेटेड डेबिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली वी हैव पेड 20,000 बट वी हैव नॉट रिसीव्ड द सर्विस ऑफ 20,000। वी विल रिसीव सर्विसेज रिलेटेड टू 20,000 इन द फॉलोइंग ईयर्स, इन द नेक्स्ट ईयर्स, इन द नेक्स्ट 2 years. So that is why it will come in balance sheet asset side. इसको हम बोलते हैं deferred advertisement 20,000. Easy? Great? Done. So guys, with this we finish our second sum, which is actually the 4th sum, but according to our series it is the second sum. We have discussed 4 major adjustments and we have done the posting. So आप प्लीज ये लेक्चर को अच्छे तरह से देख लेना, समझ लेना ये सारे एडजस्टमेंट्स को। ये सारे एडजस्टमेंट्स का मैंने टाइमलाइन में दे दिया होगा कि कौन से मिनट पे क्या एडजस्टमेंट डिस्कस हुआ। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना, और प्लीज इसको शेयर करना ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो जाऊं। और इससे क्या होगा कि सबको थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाएगा, जिनको भी थोड़ा थोड़ा अटका हुआ है अकाउंट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय।